सस्ता खरीदो और महंगा बेचो, ये बिजनेस का बेसिक रूल है। यानी कि आपको प्रॉफिट कमाना है तो आप सस्ते में खरीद के उसको महंगे में बेचेंगे। इसी तरह से इन्वेस्टमेंट में यदि शेयर्स के प्राइस कम है और तब आपने खरीदा और जब प्राइस बढ़ गया उस वक्त आपने बेचा तो आपका प्रॉफिट होगा। ये कहना आसान है लेकिन प्रैक्टिकली कर पाना मुश्किल होता है। तो ऐसे में क्या सॉल्यूशन है, आज के इस वीडियो में मैं आपसे इस पर बात करूंगा। मैं हूं पंकज मटपाल, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। अक्सर ऐसा कहा जाता है कि जब मार्केट फेवरेबल हो, यानी कि शेयर मार्केट फेवरेबल हो, उस वक्त में इक्विटी में इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर देना चाहिए और जब मार्केट अच्छा नहीं हो उस वक्त इक्विटी से डेट में स्विच कर देना चाहिए। यह भी कहने में काफी अच्छा लगता है लेकिन ऐसा कर पाना मुश्किल होता है। एक तो वजह होती है साइकोलॉजिकली, क्योंकि अगर हम देखें कि पिछले एक साल में शेयर मार्केट में काफी तेजी रही और हम जब नंबर्स देखते हैं कि मार्केट 60% ऊपर चला गया, 70% किसी शेयर का प्राइस ऊपर चला गया, तब ऐसा लगता है कि हमने कुछ मिस कर दिया। और उस वक्त पर जबकि शेयर का प्राइस काफी बढ़ चुका होता है, वैल्यूएशन काफी एक्सपेंसिव हो जाती हैं, लेकिन लालच आता है कि चलो अब छूट गया तो क्यों ना अब बाय कर लें। और जब मार्केट गिरता है उस वक्त हालांकि देखा जाता है कि शेयर का जो प्राइस है वो काफी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पर होते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि अब मार्केट गिर रहे हैं तो शेयर का प्राइस जो ऑलरेडी 20% 30% गिर चुका है, अब पता नहीं कितना और गिर जाएगा, तो उस वक्त इन्वेस्टमेंट करने की हिम्मत नहीं हो पाती है। पता होता है कि सही समय है लेकिन साइकोलॉजिकली ऐसा करना संभव नहीं हो पाता। और साथ ही कई बार ये डिसिप्लिन मेंटेन करना, इतना टाइम देना या इस तरह से फोकस कर पाना भी संभव नहीं हो पाता है। तो ऐसे में यदि कोई साइंटिफिक मॉडल हो, ऐसा कुछ हो कि ऑटोमेटिकली आपने एक स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर दिया और वहां पर समय के अनुसार, सिचुएशन के अनुसार आपका इक्विटी और डेट के बीच में रीबैलेंसिंग होती रहे, स्विचिंग होती रहे, तो यह शायद आपके लिए काफी फायदेमंद हो। तो ऐसे में एक कैटेगरी है म्यूचुअल फंड की जिसको हम बोलते हैं बैलेंस्ड एडवांटेज फंड। ये बैलेंस एडवांटेज फंड बेसिकली एक हाइब्रिड फंड की कैटेगरी है। हाइब्रिड फंड यानी कि ऐसा फंड जिसका इन्वेस्टमेंट इक्विटी और डेट यानी कि एक असेट से ज्यादा असेट क्लास में उसका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। तो वैसे तो हाइब्रिड कैटेगरी में बहुत सारे फंड्स हैं, यानी कि ऐसे बहुत सारे हाइब्रिड फंड हैं जो इक्विटी और डेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्कीम्स में यह होता है कि पहले से तय होता है कि कितना परसेंट इक्विटी में होगा और कितना परसेंट डेट में इन्वेस्टमेंट होगा। तो ऐसे में यदि मार्केट जो है, इक्विटी मार्केट, वो थोड़ा अच्छा नहीं है और ऐसे में वहां पर पैसा बनाने की उम्मीद नहीं है या फिर गिरावट की उम्मीद की जा रही है, तब भी यह संभव नहीं है कि इक्विटी से एक्सपोजर कम कर दिया जाए। और यदि आप ये सोच के चलते हैं कि आप खुद ये डिसाइड कर लेंगे, क्योंकि कर तो ऐसा आप भी सकते हैं कि आप एक इक्विटी फंड में इन्वेस्टमेंट कर लें, एक डेट फंड में इन्वेस्टमेंट कर लें, और आपको जब ऐसा लगे कि आप इक्विटी मार्केट काफी तेजी में है या फिर काफी एक्सपेंसिव हो गया है, तो उस वक्त आप इक्विटी से डेट में स्विच कर लें, या जब जरूरत हो कि इक्विटी में ज्यादा एक्सपोजर होना चाहिए तो डेट से इक्विटी में स्विच कर लें। लेकिन यहां भी मैं बता रहा हूं कि प्रैक्टिकली ऐसा हो नहीं पाता। और चलिए, यदि आप करते भी हैं तो उस केस में आपको बहुत सारी चीजें देखनी होंगी। एक है आपको कि वहां पर एग्जिट लोड एप्लीकेबल हो सकता है। यदि आप इक्विटी से डेट में, डेट से इक्विटी में स्विच करते हैं तो यहां पर एग्जिट लोड हो सकता है। दूसरी बात, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स यहां पर लग सकता है, वो एक दूसरी प्रॉब्लम है। तो इस तरह से ये अगर आप करना भी चाहेंगे तो यहां पर ये सब एक्सपेंसिव हो सकता है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि बैलेंस एडवांटेज फंड ये एक ऐसी कैटेगरी है जो कि इक्विटी और डेट में इन्वेस्टमेंट करती है, लेकिन यहां पर ये डिसाइडेड नहीं है कि कितना परसेंट इक्विटी में एलोकेट करना है, कितना डेट में करना है। सेबी के अनुसार ये ऐसी कैटेगरी है जहां पर इक्विटी और डेट में डायनेमिक एलोकेशन होगा, यानी कि इक्विटी और डेट को डायनेमिकली मैनेज किया जाएगा। आपका इन्वेस्टमेंट इक्विटी में भी होना चाहिए, डेट में भी होना चाहिए, लेकिन आपको ये कितना इक्विटी में करना है, कितना डेट में करना है, ये फंड मैनेजर को डिसाइड करना है। अब बात करते हैं इस कैटेगरी की एक स्कीम की, और वो है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड।
दोस्तों ये इस कैटेगरी का पायनियर फंड है। 2017 में जब सेबी ने रिकैटेगराइजेशन एंड रैशनलाइजेशन स्टार्ट किया था म्यूचुअल फंड का, उस वक्त पर शायद इस स्कीम को देखते हुए ही ये एक नई कैटेगरी शुरू की थी। इस कैटेगरी को बैलेंस एडवांटेज फंड या फिर डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड्स भी कहते हैं। और जब मैं बात कर रहा हूं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड की, इस स्कीम में बेसिकली 30% टू 80% एलोकेशन किसी भी वक्त में इक्विटी में रह सकता है और बाकी का जो एलोकेशन है वो डेट में हो सकता है। तो यानी कि यदि इक्विटी मार्केट तेजी में है, काफी फेवरेबल है, उस वक्त पर हो सकता है कि यहां पर 80% तक एलोकेशन इक्विटी में हो। और यदि ऐसा लगता है फंड मैनेजर को कि इस समय इक्विटी इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा नहीं है, शेयर्स काफी एक्सपेंसिव हो गए हैं, मार्केट एक्सपेंसिव हो गए हैं, तो हो सकता है कि जो एलोकेशन हो इक्विटी में वो सिर्फ 30% हो। तो इस तरह से यहां पर क्या होता है कि ऑटोमेटिक प्रॉफिट बुकिंग हो जाती है। और ये जो स्कीम है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड, प्राइस टू बुक रेशियो पर काम करता है। यानी कि एक ऐसा इन हाउस मॉडल है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का, जहां पर शेयर की प्राइस टू बुक वैल्यू क्या है उस पर डिपेंड करेगा कि वो शेयर पोर्टफोलियो में रहेगा या नहीं रहेगा। अब प्राइस टू बुक वैल्यू क्या होती है? बेसिकली जो बुक वैल्यू है वो शेयर की एक्चुअल वैल्यू है किसी भी कंपनी के बैलेंस शीट के हिसाब से। शेयर का जो प्राइस होता है, यानी कि जिस प्राइस पर आप शेयर को बाय करते हैं, उसमें शेयर की बुक वैल्यू के साथ साथ एक प्रीमियम भी अटैच्ड होता है। मतलब ये कह लीजिए कि किसी कंपनी की बैलेंस शीट को अगर देखें और आपको पता चले कि यदि ये कंपनी लिक्विडेशन में चली जाती है, ये पूरी कंपनी लिक्विडेट हो जाती है, तो उस केस में जो पूरा पैसा आएगा सभी एसेट्स को बेचने के बाद, और उसमें से जो क्रेडिटर है जिनसे कंपनी ने लोन लिया हुआ है उनको वापस कर देंगे, जिनकी भी देनदारी है उनको पूरा पैसा वापस कर दिया जाएगा, और जो पैसा बचेगा वो शेयर होल्डर्स के बीच में बटेगा। तो एक्चुअल में एक शेयर होल्डर को कितना मिलेगा वो उस शेयर की बुक वैल्यू है। लेकिन मार्केट में शेयर उस प्राइस पर ट्रेड नहीं होता है, अक्सर उसके ऊपर प्रीमियम भी होता है, और ये प्रीमियम ज्यादा होगा या कम होगा वो डिपेंड करेगा कि उस शेयर की डिमांड कितनी है। और जब मार्केट में तेजी होती है उस वक्त शेयर अपने बुक वैल्यू से कई गुना अधिक प्राइस पर ट्रेड हो रहा होता है, क्योंकि डिमांड ज्यादा होती है, अधिक से अधिक लोग उस शेयर को बाय कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से शेयर का प्राइस बढ़ जाता है। लेकिन यह रिस्की होता है जब किसी शेयर की प्राइस टू बुक रेशियो जो होता है वो अधिक होगा। इसका मतलब यानी यदि मैं ये कहूं कि प्राइस टू बुक वैल्यू एक शेयर की 4 है, इसका मतलब 1 रुपए के शेयर के लिए 4 रुपया लोग खर्च कर रहे हैं। तो ऐसे में डेफिनेटली वो शेयर एक्सपेंसिव है और रिस्की हो जाता है। तो इस स्कीम में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड में प्राइस टू बुक रेशियो को ध्यान रखते हुए मॉडल बनाया गया है। तो जब भी कोई शेयर एक्सपेंसिव हो जाता है या ओवरऑल मार्केट एक्सपेंसिव हो जाता है, उस वक्त शेयर्स बेच दिए जाते हैं, और जब वैल्यूएशन जो होती है वो अट्रैक्टिव होती हैं, तो उस वक्त पर अधिक से अधिक इन्वेस्टमेंट इक्विटी मार्केट में, शेयर मार्केट में किया जाता है। तो यानी इसका मतलब क्या हुआ, आपने सस्ते में शेयर खरीदे और जब उनका वैल्यूएशन एक्सपेंसिव हो गया तो उस वक्त पर वो शेयर बेच दिए, यानी कि प्रॉफिट बुक कर लिया, और आपका डेट में एक्सपोजर ज्यादा हो गया। अब आपका जो पैसा है वो काफी स्टेबल हो गया। तो इस तरह से मॉडल काम करता है। हालांकि इस कैटेगरी में जो दूसरे फंड्स हैं उनमें से कई फंड प्राइस अर्निंग रेशियो के हिसाब से भी काम करते हैं, लेकिन देखा गया है कि प्राइस टू बुक रेशियो मॉडल जो है ये किसी भी शेयर्स की एक्चुअल वैल्यूएशन फाइंड आउट करने के लिए एक बेटर मॉडल है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड का जो इक्विटी पोर्टफोलियो है वो मोस्टली लार्ज एंड मिड कैप स्टॉक्स का है, और जो डेट का पोर्टफोलियो है वो भी मोस्टली हाई क्रेडिट वाली सिक्योरिटीज का है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड 2006 में लॉन्च हुआ था, यानी कि इसकी परफॉर्मेंस हिस्ट्री काफी लंबी है। और स्कीम्स के रिटर्न्स की अगर बात करें तो सिंस लॉन्च स्कीम का CAGR 11.05% का है एज ऑन टुडे, यानी कि जब मैं 21 मई 2021 को ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं।
और लास्ट 1 ईयर में अगर हम देखें तो स्कीम ने लगभग 40% का या 41% का रिटर्न दर्ज किया है। लास्ट 5 ईयर में स्कीम ने 11.70% और लास्ट 10 ईयर्स में 12.59% का CAGR दर्ज किया है। तो आप देख सकते हैं कि यदि हम लंबे वक्त में या शॉर्ट टर्म में भी बात करें तो स्कीम ने काफी अट्रैक्टिव रिटर्न दिए हैं और इस कैटेगरी के हिसाब से जहां पर आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो इक्विटी और डेट के बीच में डायनेमिकली एलोकेट हो रहा है। ये जो रिटर्न्स की मैंने बात की, ये रिटर्न्स रेगुलर प्लान के हैं। डायरेक्ट प्लान के रिटर्न्स इससे थोड़े और भी बेहतर हैं। इस स्कीम की एक्सपेंस रेशियो की बात की जाए तो रेगुलर फंड में एक्सपेंस 1.72% है और डायरेक्ट प्लान में ये एक्सपेंस रेशियो 1.11% है। अब बात करते हैं इस स्कीम में लगने वाले टैक्स की। ये क्योंकि एक हाइब्रिड स्कीम है जहां पर इक्विटी और डेट दोनों में इन्वेस्टमेंट होता है और ये जो एलोकेशन है ये भी डायनेमिक है, तो ऐसे में ये कैसे डिसाइड होगा कि ये इक्विटी फंड है या डेट फंड है, क्योंकि किसी इक्विटी फंड के लिए मिनिमम एक्सपोजर इक्विटी में 65% होना चाहिए। लेकिन दोस्तों बता दूं यहां पर इक्विटी का टैक्सेशन एप्लीकेबल होगा क्योंकि ये स्कीम को इस तरह से मैनेज किया जाता है कि जो नेट इक्विटी एक्सपोजर है वो आपका 65% से ऊपर हो और इसके लिए डेरिवेटिव स्ट्रेटेजी का यूज किया जाता है। यानी कि जो भी डिफरेंस है, यदि कभी ऐसा देखा जाता है कि इक्विटी एलोकेशन 65% से कम है तो डेरिवेटिव से हेजिंग करके इसको बराबर कर दिया जाता है ताकि आपका जो नेट टैक्स के हिसाब से एलोकेशन है वो 65% से ऊपर रहे। यदि आप 1 साल या उससे अधिक समय के लिए इस स्कीम में इन्वेस्टेड रहते हैं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स एप्लीकेबल होगा और 1 साल या उससे कम समय में यदि आप एग्जिट कर जाते हैं तो उस केस में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स एप्लीकेबल होगा। तो ऐसे इन्वेस्टर्स जो पहली बार म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इक्विटी मार्केट की तेजी को देखते हुए उन्हें लगता है कि उन्हें भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, लेकिन साथ में ये भी डर है कि अब मार्केट काफी एक्सपेंसिव हो गए हैं तो क्या करें, इन्वेस्टमेंट करें या ना करें। तो ये स्कीम उन इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही सुटेबल हो सकती है क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट कीजिए और आपका एक्सपोजर इक्विटी में रखना है या डेट में रखना है, ये ऑटोमेटिकली फंड मैनेजर डिसाइड करेंगे। स्कीम का जो पोर्टफोलियो है उसको डायनेमिकली मैनेज करेंगे, तो ये स्कीम आपके लिए काफी सुटेबल हो सकती है। लेकिन आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन जो है वो 3 साल या उससे अधिक का होना चाहिए क्योंकि अल्टीमेटली यहां पर इक्विटी में इन्वेस्टमेंट तो हो ही रहा है और हमने देखा है कि इक्विटी शॉर्ट टर्म में काफी वोलेटाइल होती है। तो इसके लिए मेरी सलाह यह होगी कि यदि आप 3 साल या उससे अधिक समय के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और आप शुरुआत में पूरा पैसा इक्विटी में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं और आपको इस बात की बहुत अच्छी जानकारी नहीं है कि आपको कब इक्विटी से डेट में स्विच करना चाहिए, कब आपका एलोकेशन इक्विटी में अधिक या कम होना चाहिए, तो मेरे हिसाब से ये स्कीम आपके लिए एक अच्छी चॉइस हो सकती है। मुझे उम्मीद है कि जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और साथ ही कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और दोस्तों, कमेंट के उत्तर देने में थोड़ी देर हो सकती है क्योंकि आजकल आपके कमेंट मुझे काफी मिल रहे हैं, उसके लिए आपका शुक्रिया। लेकिन मेरी ओर से थोड़ी देर हो सकती है, लेकिन जितनी जल्दी हो सके मैं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करूंगा। और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आपके सवालों के उत्तर जल्दी से जल्दी दिए जा सके, मैं एक और सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं। एक लाइव सीरीज होगी जहां पर आपके जो सवाल हैं मैं सिर्फ उनके उत्तर उस वीडियो में दूंगा। तो आप अपने सवाल पूछते रहिए, हो सकता है कि आपके सवाल का जवाब आपके सवाल के नीचे ही मिल जाए और हो सकता है कि कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस के उत्तर आपको वीडियो के द्वारा दे दिए जाए। दोस्तों, आप मुझे सोशल मीडिया के बाकी जो प्लेटफॉर्म हैं उन सभी की जानकारी मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आप मुझे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां भी आप अपने सवाल मुझसे पूछ सकते हैं। और यदि आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के साथ
अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.